ही अहम इशू हम लेकर आए हैं। जिस तरह से हम सब जानते हैं कि जब शादी होती है तो बच्चों की ख्वाहिश जो है वो माँ बाप दोनों को होती है, माँ बाप बनने की ख्वाहिश और फिर दादा दादी की एक ख्वाहिश के जल्द जो है वो मियाँ बीवी एक कपल एक फैमिली कंप्लीट हो जाए। तो इस फैमिली को कंप्लीट करते हैं यकीनी तौर पर बच्चे, इस रिश्ते को मजबूत करते हैं यकीनी तौर पर बच्चे। तो बच्चों का ना होना बहुत तकलीफ दे अमर है। तो जो ख़वातीन, जो मर्द हजरात इस वक्त इस मुश्किल में हैं कि उनको औलाद की नेमत जो है वो मिल सके और वो दुआ गो हैं, तो हम भी दुआ गो हैं उनके लिए, उनके घर में जो है औलाद की खुशी जल्द से जल्द आए। इसका हल भी एक जुनेद बिल्कुल हल की तरफ भी जाएंगे। और आज के अहद में बांझपन का मर्ज बहुत तेज़ी से नाज़रीन फैल रहा है। आलमी दायरा सेहत की अगर बात की जाए तो इनकी रिपोर्ट जो आई है उसमें दुनिया भर में हर 6 में से एक शख्स बांझपन का शिकार है। बहुत बड़ी रेशो है। अमीर, मुतवसत हो या फिर गरीब ममालिक में बांझपन की शरह के मुआवजे से इंडिया ये मिलता है कि ये दुनिया के हर खित्ते के एक संगीन चैलेंज के तौर पे सामने आ चुका है। अमीर ममालिक में ये शरह तकरीबन 17.8% और अगर मुतवसत या गरीब ममालिक की बात की जाए तो ये शरह है 16.5%। तो इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, इससे बचा किस तरह जा सकता है और पाकिस्तान में जो इससे बचाव की टेक्नोलॉजी है वो किस हद तक कारगर साबित हो सकती है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ फिजिशियन मौजूद हैं, आईवी से रिलेटेड और गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, डॉक्टर साजिदा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं कि बांझपन तो है और इसकी शरह बढ़ भी रही है, दीगर ममालिक में भी बढ़ रही है, सिर्फ पाकिस्तान। अगर हम इसके हल की तरफ जाएँ तो हम देखते हैं कि IVF जो है वो एक प्रोसीजर ऐसा है जिसके ज़रिए बहुत जल्द जो है वो आप औलाद का हसूल जो मुमकिन हो गया है, दीगर ममालिक में भी, पाकिस्तान में भी। इसके ऊपर सबसे पहले बात कर लेंगे कि ये तरीका कार जो है वो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेशन उसके ऊपर और कामयाबी किस हद तक है और किस हद तक इस चीज़ को ख़त्म किया जा सकता है भांजपन को। हाँ, अभी आप लोगों से मेरी बात हो रही थी तो आपका ख्याल था कि बल्कि आपने बड़े वसूख से कहा कि पाकिस्तान में तो अभी IVF भी नहीं हो रहा तो एडवांस ट्रीटमेंट कहाँ से होगी। यानी हमने सोच लिया ना कि वी आर पाकिस्तानी, परसेप्शन बन गई कि पाकिस्तान में तो ये भी नहीं है, ये कैसे होगा। नहीं, ये परसेप्शन के अलावा ये कुछ मैं आपको बताती हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त मेडिकल फील्ड में, इनफर्टिलिटी की फील्ड में हम कहाँ खड़े हैं। मैं इसका अंदाज़ा आपको इस तरह होगा कि आप यकीन कीजिए कि इस वक्त इनफर्टिलिटी के ऊपर जो एडवांस स्टेम सेल की बात है वर्ल्ड में, वर्ल्ड का पहला स्टेम सेल बेबी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पैदा हुआ है। वर्ल्ड का, नॉट पाकिस्तान। और उसके पीछे आप ये देखें कि अगर किसी में कोई दम होता है तो उसके पीछे कोई पड़ते हैं लोग। अगर किसी में पाकिस्तान में दम हो तो सारे पाकिस्तानी लोग उसके, अगर इंटरनेशनली हो तो बहुत से इंटरनेशनल लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे। ये जब मैंने काम किया है तो इंटरनेशनल लेवल पे जो साइंटिस्ट हैं, क्योंकि ये बड़ी प्रोफेशनल जेलसी आती है कि एक नया काम वो आगे पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्री में एक ब्राउन स्किन रखने वाली खातून, फिर ऊपर से खातून, हम समझते हैं कि नहीं जी ख़वातीन सुप्रेस्ड हैं सिर्फ हमारे मुल्क में, डेवलपिंग कंट्रीज में। वहाँ पर भी कोई खातून उनकी जब कोई काम कर जाए, ठीक है, तो वो उसको समझते हैं कि इसको तो बस ख़त्म कर देना चाहिए ना। और कोई मुस्लिम अगर करे, हिस्ट्री देख लें तो मुसलमानों बहुत बड़ी अचीवमेंट है। डॉक्टर साहब मैं इस पॉइंट पे आने से पहले अगर आपकी थोड़ी सी रहनुमाई हम चाहें, वजूहात से अगर हम शुरू कर लें कि इसकी वजूहात मुमकिन तौर पे क्या हो सकते हैं, क्योंकि ताल्लुकात भी ख़राब होते हैं, बहुत से घर टूट जाते हैं इस वजह से। मैं तो कहती हूँ घर बनाने से पहले देखें, घर आप बनाते ही क्यों पहले, ठीक है, जब आपका मकसद ही, हमारे यहाँ कितने लोग होंगे, सॉरी आपका नाम मुझे भूल गया, इशाल। हाँ इशाल, मुझे ये बताओ कितने लोग हैं जो शादियां सिर्फ इसलिए करते हैं कि जी हम कंपेनियनशिप के लिए शादी कर रहे हैं। मैंने आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं देखा। हर बंदे का मकसद ये होता है कि बच्चा पैदा हो जाए, बच्चा पैदा हो जाए। जब आपने भी तो एक फैमिली, जब आपने फैमिली के लिए शादी की है तो फिर एक कितनी सी बात, मियाँ का सीमन एनालिसिस लॉ में मौजूद, मेरे ख्याल में लॉ का हिस्सा बनेगा तभी हो पाएगा, अदरवाइज तो हमारे जो कल्चर है, जो वरना जीरो स्पर्म रखने वाले लोग, इतने मेल जीरो स्पर्म के हामिल हो चुके हैं कि आप यकीन कीजिए कि जीरो स्पर्म रखने वाले लोग 4-4 शादियां कर रहे हैं कि मेरा बच्चा नहीं हो रहा। तो कम से कम ऐसा ला तो बना नहीं है ना हमारे यहाँ कि हम इसका टेस्ट भी करवा सकते हैं। हम इस चीज़ को बड़ा मायूब समझते हैं कि अच्छा मर्द को कहा जा रहा है टेस्ट करवा लो या खातून को कहा जा रहा है। मैं तो कहती हूँ शादी मर्द को तब करनी चाहिए, उसका बड़ा आसान तरीका है कि उसका सीमन एनालिसिस हो जाए। और अगर आप लड़की का भी है तो एक मेडिकल चेकअप क्या है, खातून में कम से कम पता तो चले उसका यूट्रस है, ओवरी है, एक अल्ट्रासाउंड करा ले।
आगे ठीक है जी, लंबे टेस्टों में औरत में बहुत इन्वेसिव टेस्ट हैं, लेकिन औरतों में नहीं होना चाहिए। आपने पूछा मुझे कि वजूहात क्या हैं। वजूहात इस वक्त सबसे बड़ी पाकिस्तान में जो मेल इनफर्टिलिटी बबल कर रही है, दिस इज़ वार्निंग सिचुएशन। मैंने एक दफ़ा वॉइस ऑफ अमेरिका में अपनी पूरी स्टडीज़ दी थी और उसने पूरी दुनिया को हिला दिया था, और वो कोविड के दिनों में थी। अच्छा, मैंने ये कहा था कि कोविड के बाद ये लेट इफ़ेक्ट्स होंगे, ना सिर्फ मेल में, फीमेल में भी। और अब आप यकीन करें, ख़वातीन आपके साथ बैठी होंगी 30 ईयर्स, 32, और वो कहेंगी हमें डॉक्टर ने बताया कि यू हैव ओवेरियन फेलियर, ओवरी फेल हो रही है, उनकी ओवरी एग प्रोडक्शन ही। कोविड के बाद आप क्या कह रही हैं कि वैक्सीन के असरात हैं? ये वैक्सीन के भी असरात हैं और कोविड के भी। वैक्सीन ने भी वही कुछ किया जो कोविड करता था। वो जो खदशात थे, इसका मतलब है वो दुरुस्त थे? बिल्कुल दुरुस्त थे। मैं आपको बताऊं, कोविड ने क्या करना है, जो भी वैक्सीन आप बनाते हैं क्या करते हैं, आप उसको अटेनुएटेड फॉर्म होता है वायरस का, वही वायरस आप इंजेक्ट करते हैं। क्या वजह थी, वैक्सीनेशन के बाद कितने लोगों की डेथ्स हुई। बहुत सी ऐसी कंपनीज के ओनर्स थे जिन्होंने अपनी कंपनी की वैक्सीन नहीं लगवाई। ये नहीं लगवाई। मैं आपको बताती हूँ कि हमारे डॉक्टर, अगर पाकिस्तानी डॉक्टर्स बोलते हैं ब्राउन, तो उनके लिए तो दुनिया खड़ी हो जाती है ना, वो सही बात करें, इसलिए कि ये गोरों की इजाद थी। वो बंदा भी अरेस्ट हो चुके हैं, आपको पता है कि कैसी क्या सिचुएशन में कैसे हमें मास्क पहनाए, कैसे हमें वो वैक्सीनेशन, मैं तो कहती हूँ ठोक। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर इलाज की तरफ आ जाएं, हाँ। तरीका इलाज क्या है, सक्सेस रेशो कितनी चल रही है? आपने बताया कि पाकिस्तान में इस वक्त मैं ही IVF सेंटर, मेरा नहीं है, और भी बहुत सारे IVF सेंटर हर हॉस्पिटल में ही डॉक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एवरीवन इज डूइंग गुड। हमारा काम ये है कि जो लोग IVF के बाद, हमारे पास आने के बाद, उनका अगर IVF कामयाब नहीं होता, तो वी हैव अदर ऑप्शंस लाइक स्टेम सेल। स्टेम सेल उन लोगों के लिए भी ऑप्शन है, इससे एडवांस टेक्नोलॉजी है जिन लोगों में जीरो स्पर्म। थोड़ा अगर आसान लफ्जों में आप बता सकें ताकि एक आम शहरी भी समझ सके। देखें, इस वक्त आम शहरी सबको पता है स्टेम सेल क्या है। स्टेम सेल आपकी अपनी बॉडी से वो नौ मौलूद सेल हैं जो आपकी बॉडी में तब पैदा होते हैं जब कोई ऑर्गन फेल हो जाता है। अगर किसी में लिवर फेलियर है, उसके स्टेम सेल कुदरत वाला बनाएगा किसी और ऑर्गन में। ये अल्लाह का असूल है। मैंने स्टेम सेल नहीं बनाए, मैंने सिर्फ दरियाफ्त की हैं कि बॉडी में मौजूद हैं। मैंने किसी और ऑर्गन से उन स्टेम सेल को निकालना है, और वो स्टेम सेल, जो ऑर्गन डैमेज हो रहा है, मेरा जो टारगेटेड ऑर्गन है वो ओवरी है और टेस्टीज है। ठीक है, हमने उन्हीं पेशेंट्स के स्टेम सेल लेके टेस्टीज के अंदर डाले, उन्हीं के लेके उसके यूट्रस के ओवरी में डाले। अगर किसी की यूट्राइन लाइनिंग ठीक नहीं है, यूट्रस उसकी वूम खराब है, उसके अंदर डाले। और ये अगर बात की जाए कितना एक्सपेंसिव है, एक आम शहरी जिस तरह के इकोनॉमिक सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह महंगाई का दौर है, कितना खर्चा होगा और कोई हर अमूमी तौर पे लोग इसको बर्दाश्त कर पाएंगे? बिल्कुल करते हैं लोग। देखें, IVF के ऊपर इस वक्त मुख्तलिफ सेंटर मुख्तलिफ रेंजेस में आपको IVF का कॉस्ट दे रहे हैं। हमारी IVF की कॉस्ट मुख्तलिफ सेंटर में 6 लाख से लेकर 12 लाख तक भी जा रही है। अच्छा, ये IVF अभी टेक्नोलॉजी नई है, इस वजह से इतनी कॉस्ट है? नहीं है, बहुत पुरानी होगी। ये अफोर्डेबल हो जाएगी? नहीं, अफोर्डेबल होने का, क्योंकि इसमें डाले गए कंज्यूमेबल हर चीज़ बहुत महंगी है। ठीक है, इस वक्त सबसे कम कॉस्ट हम तकरीबन 5 से 6 लाख की कॉस्ट में हमारा इदारा लोगों को दे। और सक्सेसफुल कितना है? मैं आपको अभी मैं 5 से 6 लाख रुपया लगाता है और फिर उसके बाद उसकी उम्मीदें टूट जाती हैं। उसमें सक्सेस रेट इस वक्त सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये कहें कि एक नॉर्मल फीमेल में 1 महीने में कंसीव करने का चांस कितना है, तो मैं कहूँगी 40%। अगर बेस्ट IVF आप कर रहे हैं तो उस 1 महीने में उसका चांस 40% हो जाएगा। 40% है। अब देखिए ना कि जो माँ बाप इस उम्मीद के साथ आते हैं कि वो 5 लाख या 6 लाख अफोर्ड कर सकते हैं और वो कर लेते हैं, किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर लेते हैं, और उसके बाद उनकी एक उम्मीद जाग जाती है कि वो औलाद जो है उनको मिल जाएगी या वो प्रेग्नेंट, उनकी जो माँ है वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो जब वो नहीं हो पाता है तो एक ट्रॉमे में भी चले जाते हैं वो कपल, क्योंकि एक उम्मीद वापस साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। लोग तो हमारे यहाँ माशाल्लाह हम ट्रॉमा लेने के इतने शौकीन हैं
कि पहले महीने ही अगर बच्चा नहीं हुआ तो सास कहेगी खैर तो है। रिश्तेदार भी सवाल करना शुरू हो जाते हैं जी क्या मामला है? यानी नेचुरल इंटरकोर्स के बाद भी उनका अगर बच्चा नहीं हुआ तो ससुराल वाले कहेंगे 2 महीने के बाद प्रेशर डाल देंगे। तो कुजा जिस बच्ची ने, जिस लड़की ने या कपल ने 6 लाख लगा के कोशिश की तो कैसे ना हो कि प्रेशर बिल्ड ना हो। लेकिन जो लोग IVF के लिए आते हैं, मैंने अपने फेसबुक पे, यूट्यूब पे मैंने लोगों को बहुत काउंसिल किया है कि पहले सोचें कि वो समझ लें। अगर किसी के मुझे बताएं 2 मिलियन स्पर्म है या 0 थी, उसके स्टेम सेल हुए, उसका नेचुरल कंसेप्शन का चांस था 0%। अब आप हमारे पास आए हैं तो आप गिन लें कि अब आपकी शादी को पहला महीना है। अगर आपका एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो समझ लें 1 महीने में आप प्रेग्नेंट नहीं हुए। अच्छा, तो आगे चार्जेस में देखें दूसरी बात आगे सॉरी मैं आपकी बात जाती हूँ कि अगले वो जाएंगे। महीने रहना तो बड़ा आसान है, लोग तो साल भी ट्राई करते रहेंगे, लेकिन क्या हर महीने 6 लाख दे के आप, सवाल तो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप उस चांस को ले सकते हैं। दैट्स द रीज़न। ठीक है, तो आप अपने जो बता रही हैं आपके जो चार्जेस हैं, मतलब या फिर ओवरऑल हम देखें पाकिस्तान के अंदर हैं 5 to 6 लाख। अगर 5 to 6 लाख में एक अटैम्प्ट फेल हो जाती है तो आप दूसरी अटैम्प्ट देंगे पेशेंट को? बहुत प्यारा आपने सवाल किया। ये ऐसे लगता है कि मेरे पेशेंट्स के जब वो पॉप कर रहे होते हैं ना उनके सवाल आपने वो पढ़े हैं। दूसरी अटैम्प्ट मैं दूसरी दफ़ा अपनी फ़ी नहीं लेती, मैं अपनी लैब के चार्जेस उनको वेव ऑफ कर देती हूँ। उससे पेशेंट काफ़ी, यही वजह है कि हमें सक्सेस रेट ज़्यादा मिला। ठीक है, तो कि दूसरी दफ़ा देयर इज़ नो फ़ी अनटिल अनलेस वो कंसीव कर दे। लेकिन दूसरी दफ़ा में भी उनके 3-3.5 लाख के एक्सपेंस, जो उनकी मेडिसिन है, एक वो मेडिसिन है जो उन्होंने पहले खा के इंजेक्टेबल, वो तकरीबन 1.5 लाख की भी होती हैं, 2 लाख की भी होती हैं, 1 लाख की भी, इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट। फिर 1 से 1.5 लाख की मेडिसिन हम जिस वक्त उनका IVF करते हैं तब होता है। अब अगला आपने पूछा था कि स्टेम सेल का कॉस्ट, अगर इसका 6 लाख है तो स्टेम सेल का तकरीबन 3.5 लाख तक कॉस्ट आ जाती है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी तशरीह का बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन को इससे रहनुमाई मिली होगी। और यकीनी तौर पे बांझपन एक बड़ा मसला है, लेकिन उसका हल, उसका इलाज भी मौजूद है। और जो हल हमने आया है वो आप सोच समझ कर डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं और उसका हल ले सकते हैं और आप भी माँ बाप बन सकते हैं। ये एक अच्छी